हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे एसपी शुरू कर रहा हूँ आज से आपका 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड 2023-24 एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको सब एसपी के सब लेक्चर्स इवन दो विद एक्सरसाइज आपको डिटेल में मिलने वाला है बॉस। मतलब आपको कहां पे भी क्लासेस ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। सीए सीरियन मीडिया नाम का चैनल है मेरा। जिन बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये कि आपको सब बच्चे को अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी है उनको क्या कर दीजिए, लिंक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम सबके ओवर पीरियड ऑफ टाइम अकाउंट्स के ऑलरेडी चालू हो चुका है, एसपी के, ओसी के, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सब टाइप्स के सब्जेक्ट जो है आपके 12th स्टैंडर्ड को महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर सब एक एक करके क्या मिलेगा आपको, वीडियोस मिलेगी डिटेल्स के अंदर और एग्जाम टाइम्स में आपको पेपर सॉल्विंग एंड ऑल मतलब एवरीथिंग आपको मसाला जो है आपको 90 प्लस स्कोर करने के लिए वो सब चीज का मसाला यहाँ पे मिल जाएगा, मेरी चैनल पे आपको मिल जाएगा। बट आपको खाली एक ही चीज करनी है, यहाँ पे एक चीज क्या है, शेयर करना है और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए क्योंकि आपको अपकमिंग में जो भी वीडियोस आएगी आपको क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, चलो 12th एसपी पूरा मैं लेने वाला हूँ। यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि जो एसपी स्टूडेंट है, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ्स के लिए अलग से लेक्चर्स आएंगे। एसपी स्टूडेंट है, एसपी स्टूडेंट को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एसपी के एक भी लेक्चर्स डे 1 से ही बोल रहा हूँ, मैं डे 1 से ही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो कान खोल के। डे 1 पे बोल रहा हूँ कि आपको एक भी एसपी का लेक्चर स्किप आउट नहीं करना है बॉस। एक भी मतलब एक पार्ट, एक चैप्टर्स का भी एक पार्ट, सिंगल पार्ट भी स्किप आउट नहीं करना है क्योंकि आपका जो 12 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स है, वो इट्स लाइक अ वेब सीरीज, इट्स लाइक अ वेब सीरीज। आपको क्या करना है, वो सब पार्ट्स देखने, क्योंकि एक दूसरा चैप्टर्स मतलब पहला चैप्टर दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरा तीसरे पे डिपेंडेंट, मतलब एक चैप्टर दूसरे चैप्टर्स पे क्या है, लिंक अप है। एक भी इसके पार्ट स्किप आउट करोगे तो आने वाले लेक्चर्स में समझेगा नहीं। इसलिए डे 1 पे आपको क्या कर रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं कि हाँ भाई आपको एक भी वीडियो क्या करना है, स्किप आउट नहीं करना है। मैं हार्डली 30-40 मिनट्स का वीडियोस बनाता हूं जहां पे आपको सब वीडियोस देखने हैं। मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो क्लास से, सपोज कि फॉर एग्जांपल कॉलेज के लिए निकले, 30-40 मिनट्स का ट्रैवलिंग है, मेरा वीडियोस देख लो, कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको देखो ऑनलाइन पढ़ाने का मेन पर्पस यही होता है कि आप 24 आवर्स 20 आवर into 7 कभी भी अपना मेरा वीडियोस रिकॉर्ड देख सकते हो एनी टाइम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यहाँ पे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं एसपी को लेके। यहाँ पे 12 चैप्टर से आपको देखने जाओगे तो 12 चैप्टर्स दिया गया है। देखो मेरे हिसाब से खाली यूनिवर्सिटी का बुक जो दिया है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पे भी बिलीव किया मेरे हिसाब से, तो भी आपको आउट ऑफ 100 मेरे में खाली जो मैं बोल रहा हूं उतना भी फॉलो करते हैं तो 75 प्लस तो आराम से आ जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूं, आराम से। अगर आपको 90 तक पहुंच रहा है तो 15 मार्क्स का जो एफर्ट्स है वो किसको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, जितना मैं बोल रहा हूं उतना फॉलो करते जाओगे तो आराम से 75 में दिला दूंगा। बट हाँ, खाली फॉलो करना है, जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूं सब वीडियोस ध्यान से सुनना है। कुछ भी डाउट डिफिकल्ट हो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, सर ये समझ में नहीं आया मेरे को। मेरा जो भी डाउट डिफिकल्ट है या तो नेक्स्ट वीडियोस में जब भी आऊंगा तभी सॉल्व कराऊंगा, या तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम लेक्चर्स जब भी दिवाली आ जाएगी तब, मतलब ऑलमोस्ट दिवाली तक तो सब पोर्शन टारगेट है मेरा खत्म करने का। और उसके बाद लाइव सेशन शुरू करेंगे, उसके अंदर अपन सब चीजें लाइव डिस्कशन करेंगे बहुत। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। उससे पहले इंडेक्स देख लेते हैं बॉस। इंडेक्स दिया क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 11th स्टैंडर्ड के अंदर नो डाउट आपने बेसिक कांसेप्ट सब चीजें पढ़ी रहेगी। 11th के अंदर मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, वो सब चीजें, सर्टेन लेटर्स भी वहां पे देखे रहेंगे। बट आपको एडवांस लेवल पे लेके जाना है एसपी को, मतलब यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना रहेगा। और इन लोग ने ज्यादा एलोबरेट करके क्या किया है, नेक्स्ट लेवल को एसपी के अंदर दिया है पोर्शन के अंदर। 12 चैप्टर्स की बात करूं, 12 चैप्टर्स देख लेते पहला। नो डाउट आज चैप्टर चालू करेंगे जो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस। बट आप चैप्टर्स देख लेते हैं, चैप्टर्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाला है। नो डाउट एक एक चीजें पढ़ने वाली है विद एक्सरसाइज। देखो लास्ट में मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया, बट इवन तो मैंने एग्जाम के अंदर इतना, मतलब एग्जाम के टाइम पे इतना पढ़ा दिया कि जहां पे बच्चे लोग मेरे को बोले कि सर आपने जो बोला, मतलब जब मैं एग्जाम टाइम पे एवरी बोर्ड की एग्जाम टाइम पे मैं 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, उसमें से ही आए थे 20 आउट, मतलब 25 क्वेश्चन में से
15 क्वेश्चन तो आए थे, उन लोग ने मेरे को बोला था और मैंने देखा भी पेपर, तो हाँ भाई उतरा आया था। मतलब आपको भरोसा दिखाना है, भरोसा रखना है अपने आप को, मेरे से ज्यादा अपने आप को भरोसा रखना है अगर आपको स्कोर करना है तो। देखो डे 1 पे ही बोल रहा हूँ, आपका माइंड थॉट 90% होना चाहिए, तभी जाके 85-80% ला सकते हो। अगर माइंड थॉट 70 का है तो 60-50 पे आके अटक जाओगे। हमेशा आप बड़ा सोचना है अपने आप को। यह चैप्टर नंबर 1 है अपना इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि भाई कॉर्पोरेट कंपनी कहाँ से पैसा कौन से फॉर्म में, मतलब यहाँ पे खाली इतना बेसिक पढ़ेंगे कि जनरली कंपनी को कौन से टाइप की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो होता है मेजॉरिटी फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। मतलब फिक्स कैपिटल की बात करो, लैंड असेट्स कुछ बाय करनी है, बिल्डिंग मशीनरी बाय करनी है, तो कंपनी के पास वन ऑफ द ऑप्शन होगा फिक्स कैपिटल। उसके बाद भी वेरियस ऑप्शंस है कि वो फिक्स कैपिटल भी ले कैसे। सेकंड ऑप्शन होगा वर्किंग कैपिटल, डे टू डे बिजनेस अफेयर करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चीज हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर पढ़ेंगे कि कंपनी कौन से टाइप का कैपिटल ले सकती है और कहां से ले सकती है, वो होगा आपका चैप्टर नंबर 2, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। मतलब कंपनी कहां से पैसा उठाएगी बॉस। सोर्स का मतलब क्या होता है, कंपनी कहां से पैसा फंड रेज कर सकती है, जो होगा आपका चैप्टर नंबर 2। इसलिए मैंने तुम लोगों को बोला कि आपका 12 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर इज लाइक अ 12 चैप्टर सीरीज है। एक क्या है, वेब सीरीज है, उनको 12 पार्ट्स में लोगों ने क्या किया है, पार्ट किया है। मतलब एक भी पार्ट स्किप आउट करोगे तो नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में, जैसे वेब सीरीज में होता है कि भाई अगर आपने प्रीवियस वाला पार्ट्स नहीं देखा तो नेक्स्ट वाला पार्ट्स नहीं समझेगा। सेम लाइक एचपी भी ऐसा ही है कि अगर आपने प्रीवियस वाला चैप्टर्स नहीं समझा या तो प्रीवियस वाला पार्ट्स नहीं देखा तो नेक्स्ट पार्ट में क्या आने वाला है बॉस नहीं समझ में आएगा। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों को कि आपको सब चैप्टर्स के सब पार्ट्स देखने हैं, कुछ भी स्किप आउट नहीं करना। थर्ड है उससे आगे वर्जन कि हाँ भाई कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि बॉस चलो मुझे इश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी शेयर्स के फॉर्म में पैसा उठाएगी, तो थर्ड चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। इश्यू ऑफ शेयर और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 स्टार कर दो इसको, एवरी चैप्टर इज अ 5 स्टार, बट ये 5 स्टार से भी ज्यादा बड़ा वाला चैप्टर है जो 7 स्टार बोल सकते हो आप। या चैप्टर नंबर 4 के कंपनी को अगर बोल रहे हैं कि कंपनी बोलती है कि आप लोगों को शेयर्स नहीं देना है, आप लोगों को डिबेंचर्स देना है। सर ये सब क्या है, शेयर्स डिबेंचर नहीं समझ में आ रहा है, इतना लोड मत लीजिए बॉस, सब चीजें समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे पार्ट्स आगे बढ़ेगा, सब चीजें आपको समझ में आने लगेगा। तो अभी खाली जितना मैं बोल रहा हूँ उतना समझिए, ज्यादा एफर्ट्स मत लीजिए, ज्यादा लोड नहीं लीजिए। यस चलो, इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या होता है। अगर कंपनी बोलती है कि भाई अपने शेयर्स इज ओन कैपिटल, इतना तो बेसिक से मालूम ही होगा क्योंकि आपने 11th में एसपी पढ़ा है। तो अगर कंपनी बोल रही है कि ओन कैपिटल नहीं बोरोड कैपिटल की तरफ जाना है, मतलब लोन की तरफ जाना है, तो डिबेंचर इज वन ऑफ द ऑप्शन, डिपॉजिट इज वन ऑफ द ऑप्शन। देखो पहले वाले चैप्टर्स के अंदर क्या पढ़ेंगे कि कौन सा कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। उसके बाद सेकंड चैप्टर के अंदर डिसाइड किया कि चल कहां से पैसा उठाना, सब डिसाइड हो गया। बाद में डिसाइड किया कि शेयर्स की तरफ जाना, तो ये चैप्टर्स पूरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बोल रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रही है, कंपनी बोल रही है कि नहीं हम लोग को शेयर्स की तरफ नहीं जाना है, हम लोग को डिबेंचर की तरफ जाना है, ये वाला चैप्टर्स के अंदर पूरा डिटेल दिया है। बाद में अगर बोल रहे कि नहीं डिबेंचर भी नहीं चाहिए, शेयर भी नहीं चाहिए, डिपॉजिट के फॉर्म में कंपनी पैसा उठाएगी क्योंकि अब कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो वन ऑफ द सोर्स कौन सा हो जाएगा, डिपॉजिट इज वन ऑफ द सोर्स कि कंपनी क्या उठा सकती है, पैसा उठा सकती है। और आगे बढ़ेंगे, देखो चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कहां पे है, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। मतलब चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 की बात करूं, जहां पे मेरा मतलब हीरेन सर का एफर्ट कितना है, 90%। कितना एफर्ट है सर, 90%। और आप लोगों का कितना एफर्ट है, खाली आपको खाली समझना है, मतलब आपका एफर्ट कितना हो जाएगा, 10%। बट चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 जहां पे आपका एफर्ट्स हो जाएगा 90% और मेरा एफर्ट्स हो जाएगा 10%। सर ऐसा क्यों, नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। ये देखो चैप्टर नंबर 6 और 7 है ना, और 6, 7 और 8 है ना, लेटर्स है। क्या है, लेटर्स है। देखो करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर, करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर और करस्पॉन्डेंस विद द डिपोजिटर। अगर सपोज कि जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 ध्यान से पढ़ा रहेगा, उसके लिए चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि चैप्टर नंबर 3 बोलता है इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, मेंबर ऑफ द कंपनी। तो अगर कोई राइटिंग में लेटर्स लिखना है तो वो आ जाएगा करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल डिबेंचर दे रहे हैं किसको, तो डिबेंचर जो बाय करता है उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर को कोई लेटर्स लिखना है तो आ जाएगा चैप्टर नंबर 7 करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर। अगर सपोज कि कोई बंदे ने मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा दिया तो ही इज अ
जीटर। अगर उसको कोई वार्तालाप पहुंचाना है, कोई मैसेज पहुंचाना है थ्रू लेटर, तो चैप्टर नंबर आ जाएगा आपका 8 कॉरेस्पॉन्डेंस विद डिपोजिटर। तो ये जो चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 जो मैं बोल रहा हूं ना, these are theoretical concept, जहां पे मैं मेरा एफर्ट्स 90% है, आप लोग का 10% है। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 जहां पे आपको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन करना है, आपको लेटेस्ट ट्राई करना है, आपको लेटेस्ट लिखना है। नो डाउट सब समझाऊंगा मैं यहाँ पे बहुत, मैं यहाँ पे आया हूँ आपको समझाने के लिए, बट जहां पे आपका एफर्ट्स कितना लगेगा मुझे 90%, वहां पे मेरा एफर्ट्स कितना हो जाएगा 10% ही हो जाएगा। यस, चैप्टर नंबर आएगा चैप्टर नंबर 9 देखने जाओगे तो फाइनेंशियल कंसेप्ट रिलेटेड कंसेप्ट है, स्टॉक मार्केट को रिलेटेड कंसेप्ट है जो होगा आपका डिपॉजिटरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 10 पूरा इंडिपेंडेंट चैप्टर है जिसका नाम ही क्या है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। मतलब शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। इतना तो मालूम ही होगा क्योंकि 11th में ये वर्ड सुना हुआ है। देखो रिटर्न में डिबेंचर मेंबर्स को जो रिटर्न में मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और डिबेंचर होल्डर को जो रिटर्न में मिलता है उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट बोलते हैं। दोनों को मिल रहा है, पैसा ही मिल रहा है, बट एसपी के टर्म में उन लोग ने एलोबरेट किया है, इसको डिविडेंड बोला है और इसको क्या बोला है, इंटरेस्ट बोला है। चैप्टर नंबर 11 इज वंस अगेन फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड है। अगर सपोज कि यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको मैं अभी बता देता हूँ, 12th में भी इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के अंदर भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट करके चैप्टर्स है, वो आपको हेल्प आउट हो जाएगा। पूरा चैप्टर्स यहाँ पे भी वही बोलता है कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है बॉस। यस, और चैप्टर नंबर 12 जो लास्ट चैप्टर है हर्षद मेहता का, नथिंग बट स्टॉक एक्सचेंज, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं, बट हां जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूं। स्टॉक एक्सचेंज पूरा चैप्टर है जो प्रैक्टिकल चैप्टर है, आपको मतलब प्रैक्टिकल मतलब यहां पे ट्रेडिंग नहीं करना है अपने को। यार प्रैक्टिकल चैप्टर इसलिए बोला कि यहां पे आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो बाइंग एंड ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स की, उसके बारे में क्या करने का ज्ञान मिलेगा थोड़ा बहुत। इतना वो डिटेल में नहीं दिया, जस्ट फीचर्स दिए, सेबी के फीचर्स दिए और स्टॉक एक्सचेंज के क्या दिए, फीचर्स दिए। यस, तो ऐसे करके आपको 12 चैप्टर्स दिया है जो 12 पार्ट में क्या है, डिवाइडेड किया गया है 12 चैप्टर्स के अंदर। सीरीज एक ही है बट हाँ 12 पार्ट से, आपको एक भी पार्ट स्किप आउट नहीं करना है। 1 सेकंड बोल देता हूं तुम लोगों को। आज का चैप्टर, आज का सेशन चालू करते हैं जो होगा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस। पहले अपन आगे बढ़ने से पहले सब जो चैप्टर्स का नाम है ना उसको ही रिवाइज करते हैं। क्या करते हैं, उसको ही रिवाइज करते हैं। तो क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब आई होप इंट्रोडक्शन का मतलब तो इंट्रोडक्शन जो होता है उसमें तो कुछ एलाबोरेट करने का मतलब नहीं है। कॉर्पोरेट का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, कंपनी होता है। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कंपनी बोल सकते हो आप, या तो ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो, यस कुछ भी बोल सकते हो। फाइनेंस का मतलब नथिंग बट मनी रिलेटेड, मनी या तो मनी रिलेटेड। यहाँ पे पूरा चीज अपने को बेसिक मेन चीज यहाँ पे जो पढ़नी है वो पढ़नी है कि कंपनी को पास दो ऑप्शंस होते हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। जनरली फाइनेंस कंपनी के अंदर फाइनेंस का जो भी डिसीजन लेता है फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। कौन लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। वो सोचेगी कि भाई देखो उसके पास दो रोल मेन होते हैं, कोई भी आज फाइनेंशियल मैनेजर उसके पास दो रोल होते हैं कि कहां से पहले पैसा आएगा, और जो पैसा आएगा देखो कंपनी के लिए, फाइनेंशियल मैनेजर के लिए बिग टास्क क्या होता है सर, पैसा लाना कि इन्वेस्ट करना। यहाँ पे बड़ा टास्क होता है उसके लिए इन्वेस्ट करना। क्यों, देखो पैसा तो इजीली आप मार्केट से ले जा सकते हो, मतलब लोन के फॉर्म में हो, इक्विटी के फॉर्म में हो, या तो शेयर्स के फॉर्म में हो, डिबेंचर के फॉर्म में हो, डिपॉजिट के फॉर्म में हो। कंपनी पैसा तो चलो लेके आ सकती है कंपनी में इजीली, बट वो पैसा जो आया है कंपनी के अंदर वो कैसे यूटिलाइज करेगा, वो कैसे इन्वेस्ट करेगा। कि भाई अगर वो कोई भी हो, आज तो कोई भी कंपनी हो कि सपोज की फॉर एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल एक कंपनी से, अज्यूम करो मेरी कौन सी कंपनी है, हीरेनेट कंपनी है। सपोज कि हीरेनेट कंपनी में कंपनी से पैसा उठाया, एक कंपनी से मैंने क्या किया, एक कंपनी से पैसा उठाया, किधर से, एक कंपनी से मेरी कंपनी में पैसा आ गया। सपोज कि फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया आया, 1 लाख पे सपोज कि इंटरनेट रुपीस 10% पे इंटरेस्ट रेट पे मैंने क्या लिया, पैसा उठाया, किससे, ए से। अभी मेरा रोल यहाँ पे क्या होगा, मेरी कंपनी का, मेरे फाइनेंशियल मैनेजर का रोल ये होगा कि ये 1 लाख किधर इन्वेस्ट करे कि उसका मुझे 20% मिले। क्या बोले, 20% मिले, तो ही मैं इसको 10% दे सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं बॉस, यार तो ही मैं क्या कर सकता हूँ, 10% दे सकता हूँ, वरना तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। अगर मैं 8% पे या तो 7% पे दूंगा तो मुझे प्रॉफिट कभी होगा जब भी मुझे डबल मिलेगा तभी। अगर सपोज 20% में मिले तभी आके मैं इसको 10% दूंगा, 10% मेरे जेब में आएगा।
समझ में आ रहा है ना? यस, मैं क्या बोल रहा था, तो इधर आओ, समझ में आ रहा हो, ध्यान से सुनो, इधर आओ बच्चे लोग, प्यार से आ जाओ। क्या बोल रहा हूँ कि एक कंपनी से मेरे को सॉरी एक कंपनी से मैं पैसा उठा रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट तभी होगा कि वो पैसा मैं एक कंपनी से लेके बाद दूसरी कंपनी में, सपोज कि फॉर एग्जांपल बी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद उसके बाद उधर मुझे 20% मिलेगा, तो ही मुझे क्या होगा, फायदा होगा, वरना फायदा होगा नहीं। होप समझ में आया? ठीक है, चले जाओ पीछे। अभी मीनिंग होगा अपना, यस। सेकंड होगा इंपॉर्टेंस होगा, तो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बाद में होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरली कंपनी को दो टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। बाद में होगा कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ए शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट के लिए मेरे हिसाब से मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन बनता है हर साल, ठीक है? तो प्लीज नोट डाउन करके रखना जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप क्या करोगे, बुक लेके बैठोगे और आप क्या कर दोगे, नोट डाउन करते जाओगे। इंट्रोडक्शन के साथ चैप्टर को चालू कर रहा हूं। अभी भी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना भूलना नहीं आपको। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अपन। The term finance is related to the money or money management. Of course, finance का मतलब ही क्या होता है, money और money related. It is related to the inflow and outflow of money. Success of the any business organization depend upon the efficiency with which it is able to generate and use the fund. आज कोई भी कंपनी सक्सेस होगी तभी सक्सेस होगी जब भी उसके कंपनी में कैपिटल क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। फ्लो हो रहा है मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो। देखो खाली इनफ्लो हो रहा है उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, अगर प्रॉपर आउटफ्लो भी नहीं हुआ ना बॉस तो कंपनी ट्रबल में आ सकती है। ये तो कंपनी में प्रॉपर क्या होना चाहिए, फाइनेंस का सर्कुलेट होना जरूरी है। जो भी फंड आ रहा है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में अपनी कंपनी के अंदर, अपनी कंपनी को भी सोचना है कि अपने उधर इन्वेस्ट करेंगे जहां पे अपन इतना तो कॉस्ट निकाल पाए कि जो अपन ने ऑलरेडी लिया हुआ है, ऑलरेडी लिया हो, जो ये वाला एग्जांपल अभी लिया अपन ने कि अपन ने ऑलरेडी एक कंपनी से पैसा लिया हुआ है, उसका तो कॉस्ट निकले मतलब 10%, वरना अपन खुद जेब से पैसा इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसको, ये कंपनी को। हेनरी फोर्ड राइटली सेड मनी इज अ आर्म और लेग, यूज इट और लॉस इट। दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। आज कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, उसका सक्सेस देखो, उसका सक्सेस एक पे ही डिपेंड है, वो होगा उसका फाइनेंस। इवन तो कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, अगर फाइनेंस का सर्कुलर हो नहीं रहा है या तो हो रहा है तो इतना एफिशिएंट नहीं हो रहा है, तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। आफ्टर 3-4 ईयर के बाद आपको आपकी कंपनी बैंकरप्ट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस मीनिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ द फाइनेंस बाय द कॉर्पोरेशन। It deal with the financing the activity of the corporation, capital structuring and marketing, making investment decision. आगे देखते हैं मीनिंग। हेनरी Hengland express the view that corporate finance deal with the primarily with the acquisition and use of capital by the business corporation. आपके हिसाब से डेफिनेशन लिखना। देखो डेफिनेशन अगर आप ऑथर का नाम लिख रहे हो, डे 1 पे बता रहे हो कि अगर आप ऑथर का नाम लिख रहे हो तो अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो ही लिखना। सर क्या कॉन्फिडेंस है, कहा कॉन्फिडेंस की बात क्यों है? देखो अगर आप किसी ऑथर का नाम लिख रहे हो ना, मतलब आप बोलना चाहते हो कि ऑथर ने ये लाइन बोला है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, काय का कॉन्फिडेंस, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को डील भूल जाऊंगा, या तो विथ नहीं है मेरे को याद रहा, या तो यूज वर्ड खा गया मैं, तो आप क्या करो, ऑथर का नाम लिखो ही नहीं। ऑथर का नाम लिख रहे हो मतलब आप बोल रहे हो कि ऑथर ने एज इट इज स्टेटमेंट दिया है। हमेशा मैं मेरे बच्चे लोग को बोलते हो, अगर आप कॉन्फिडेंस हो अपने लाइन के अंदर, मतलब अपनी डेफिनेशन के अंदर एज इट इज आप लिख पा रहे हो, रट्टा मारा तो ही ऑथर का नाम लिखने जाओ, अदरवाइज ऑथर का नाम लिखने जाओगे नहीं। यस, चलो। The term corporate finance also including the financial planning, study of the capital market, money market and share market. It also covers the capital formation and foreign capital. Even the financial organization and bank play vital role in the corporate finance. आज कंपनी को पैसा मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? जो मेजॉरिटी फंड कंपनी को मिल रहा है, नो डाउट स्टॉक मार्केट से मिल रहा है। जो अपन जो छोटे मोटे इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ इक्विटी। और सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है कंपनी को पैसा देने में, वो होगा एक फाइनेंशियल मार्केट होता है, जो मैंने बोल दिया स्टॉक मार्केट। और सेकंड बात करूं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो होगा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो आज बैंक बहुत सारे स्टार्टअप्स कंपनीज को बहुत सारे लोन्स दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें फंड के फॉर्म में, या तो इनडायरेक्ट बात करो नॉन फाइनेंस के फॉर्म में भी बहुत सारे प्रोवाइड कर रहे हैं। नो डाउट आज तो गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है कॉर्पोरेट को, जो स्टार्टअप्स है। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल लिया, मेक इन इंडिया इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू एंश्योर दैट, आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का
फाइनेंशियल मैनेजर होगा उसको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, देखते हैं यहाँ पे। तो फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द एनी कॉर्पोरेशन हैज टू एंश्योर दैट पहला द फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस, कि भाई उसके पास सफिशिएंट, एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट अमाउंट का क्या हो, फाइनेंस हो। आज सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के अंदर सपोज कि मैं फाइनेंशियल मैनेजर हूं, तो मुझे इतना ध्यान में रखना है कि बॉस मेरे कंपनी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट का क्या हो, फाइनेंस हो। सेकंड चीज क्या ध्यान में रखनी है, दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव अ मिनिमम कॉस्ट। देखो अगर सपोज कि मार्केट के में मेरे पास तीन ऑप्शंस, अज्यूम करो तीन ऑप्शंस है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। तीनों से मुझे फंड मिल रहा है, इजीली मिल रहा है। बैंक भी मुझे 10 लाख रुपए देने के लिए रेडी है, फाइनेंशियल कंपनी भी 10 लाख देने के लिए रेडी है, फॉरेन कंपनी भी 10 लाख देने के लिए रेडी है। बट अगर मैं बात करूं तो मुझे कहां से पैसा उठाना चाहिए? बैंक है जो मुझे 5% इंटरेस्ट रेट पे दे रही है, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो मुझे 6% पे देने के लिए रेडी है, और फॉरेन बैंक है वो मुझे 8% पे देने के लिए रेडी है। तो मैं कहां से उठाऊंगा? ऑफ कोर्स मैं 6% 5% पे वाले पे उठाऊंगा, क्योंकि मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मुझे इंटरेस्ट रेट क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस है ना सर। यस, तो दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव अ मिनिमम कॉस्ट, मतलब आप वहां से पैसा उठाओगे जहां से आपको पैसा क्या हो, कॉस्ट क्या हो आपके लिए कम हो। थर्ड रोल क्या हो जाएगा, द फर्म यूटिलाइज द रेज फंड एफिशिएंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब अगर आपकी कंपनी के अंदर पैसा आ जाता है मतलब आपको पार्टी शार्टी नहीं करनी है। मतलब अगर आपका सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर है फॉरेन कंपनी का, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, सपोज कि कंपनी के अंदर 1 करोड़ आ गया, 1 सीआर आने के बाद आप रात को पार्टीज कर रहे हो और पैसा का कोई हिस्सा भी नहीं है, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपके पास कोई हिस्सा भी नहीं है, सब पैसा वैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो चलेगा नहीं। जो भी फंड कंपनी के अंदर आ रहा है पाई का हिसाब रखना है, मतलब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है आपके फंड का। इसलिए थर्ड रोल हो जाएगा द फर्म यूटिलाइज द रेज फंड। जो भी फंड आया है कंपनी के अंदर उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, एफिशिएंटली करना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट ये है, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर। ऑफ कोर्स अगर जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5% पे आप पैसा उठाए हो, अगर आप 5% भी नहीं कमा के दे रहे हो तो कहां ना कहां लॉस आपको ही है, आपको अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा, मतलब अपने ओनर के लिए। सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 5% पे पैसा उठाया है तो आपको उसी जगह पे वो इन्वेस्ट करना है कि जहां पे आपको 10% 15% क्या मिले, रिटर्न मिले, तो ही आपकी कंपनी को फायदा है, वरना फायदा नहीं होगा। तो ये सब रोल है किसके, फाइनेंशियल मैनेजर के। कोई भी कंपनी, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, मिड साइज कंपनी हो, स्टार्टअप कंपनी हो, उसका फाइनेंशियल मैनेजर को ये सब चीज का क्या करना है, ध्यान रखना है। द फॉलोइंग टू डिसीजन आर द बेसिस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। कोई भी कंपनी का डिसीजन लेना है फाइनेंशियल को बेस को लेकर तो दो डिसीजन होते हैं, मेजर डिसीजन। मैं बात कर रहा हूं मेजर डिसीजन। मैंने तुमको जस्ट बोला कि फाइनेंशियल डिसीजन होता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। पैसा आ गया कंपनी के अंदर इज नॉट बिग टास्क, बिग टास्क इज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो सेकंड डिसीजन होगा आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आज कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर हो उसको दो डिसीजन लेने पड़ते हैं कंपनी के अंदर। मेजर डिसीजन होता है, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, मैंने तुमको अभी बोला, तो उसका दो रोल होता है कि पैसा कहां से आएगा, पहला डिसीजन, और पैसा आ जाने के बाद कंपनी में कहां इन्वेस्ट करेगा, दिस आर द सेकंड डिसीजन। देखते हैं 1 सेकंड यहां पे क्या है। पहला ये फाइनेंशियल डिसीजन, द बिजनेस फर्म हैज टू असेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड। द फर्म हैज अ मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब कंपनी के पास अगर मेरी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट, मेरे पास मल्टीपल चॉइस, मैंने तुमको जस्ट बोला बैंक भी था मेरे पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी था, फॉरेन बैंक था, शेयर्स, अगर मुझे शेयर्स देने तो शेयर्स भी इज वन ऑफ द ऑप्शन, डिबेंचर इज वन ऑफ द ऑप्शन, डिपॉजिट इज वन ऑफ द ऑप्शन, लोन लेना इज वन ऑफ द ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस रन करने के लिए तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, पर उसको राइट ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है विद द मिनिमम कॉस्ट। ये अपन ने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा। यस, तो यहां पे ये वही चीज लिखी है, क्या लिखी है कि the business firm has access to capital market to fulfill the financial need. The firm has a multiple choice. उसके पास चॉइस बहुत है, बट आगे क्या ध्यान रखना है, the firm can choose whether it is want to raise equity capital or debt capital. पहला डिसीजन तो ये लेना है कि आपको को इक्विटी की तरफ जाना है कि डेब्ट की तरफ जाना है। इक्विटी इज नथिंग बट एक बार कंपनी के अंदर पैसा आ गया, मतलब जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक उसको पैसे देने का झंझट मारी नहीं। बट अगर डेब्ट ले रहे हो तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये दो एंगल होते हैं कोई भी कंपनी को कि भाई मुझे इक्विटी की तरफ से पैसा लेना है, मतलब इक्विटी शेयर से पैसा लेना है कि डिबेंचर्स के फॉर्म में पैसा लेना है। अगर ऑफ कोर्स मैं इक्विटी के फॉर्म में पैसा उठा रहा हूं तो ऑफ कोर्स मैं कोई पर्सन से पैसा ले रहा हूं तो उसको मुझे क्या देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर्स देना पड़ेगा। अगर मैं इक्विटी शेयर्स दे रहा हूं तो मतलब ही इज अ ओनर ऑफ द कंपनी। आई होप यू नो विल, आप एसपी स्टूडेंट हो, 11 में पढ़ा रहेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी।
बट अगर मैं डिबेंचर की तरफ पैसा ले रहा हूं तो डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। इज लाइक आप बैंक से पैसा उठाओ कि डिबेंचर से पैसा उठाओ, वन काइंड ऑफ सेम ही होता है। बट यहाँ पे फर्क क्या है, इक्विटी होल्डर को आप डिविडेंड नहीं दोगे तो चलेगा, प्रॉफिट होगा तभी देना है वरना नहीं देना है, वो भी कंपलसरी नहीं है प्रॉफिट होने के बाद भी। बट डिबेंचर होल्डर को तो आपको कंपलसरी बहुत इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ है वो आपको डिबेंचर होल्डर के लिए क्या करना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको इक्विटी की तरफ जाना है मतलब डेब्ट की तरफ। वो मेजॉरिटी टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है, मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो सब एंगल देखता है उसके बाद डिसीजन लेता है, ऐसे हलवा में डिसीजन नहीं होता है। यस, फर्म कैन एवर ऑप्ट फॉर द बैंक लोन। कंपनी को अगर सोच रहा है कि ये दोनों में से किधर भी नहीं जाना तो बैंक लोन इज द ऑप्शन, पब्लिक डिपॉजिट इज द ऑप्शन, डिबेंचर इज वन ऑफ द ऑप्शन टू रेज अ फंड। The financial manager ensure that the firm is well capitalized, that is they have right amounting of capital and that the firm has a right combination of the debt and equity। मतलब फाइनेंशियल मैनेजर का रोल यही है कि जो भी पैसा उठाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको एवरी टाइम मेंटेन करके रखना है कि कंपनी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट का कैपिटल हो और उसको डेब्ट और इक्विटी का रेशियो भी क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। मतलब ज्यादा लोन ना ले लेना है ना तो ज्यादा इक्विटी भी नहीं लेना है। इक्विटी ले लोगे तो चलेगा बट डेब्ट और लोन तो लेना ही नहीं है। अगर लोन ज्यादा लोगे तो कहां ना कहां कंपनी बैंकरप्ट आने के चांसेस ज्यादा होगा। एक बार चलो डिसीजन ले लिया कि चलो मुझे अभी इक्विटी की तरफ जाना है, इक्विटी की तरफ जाए, पैसा आ गया, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने लगे, पैसा आ गया कंपनी के अंदर और कंपनी ने क्या दिया, शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, इज अ प्रूफ, तो नाउ दे आर द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। कंपनी के अंदर पैसा आ जाने के बाद सेकंड डिसीजन होगा, ऑफ कोर्स कंपनी के अंदर पैसा आएगा तो कंपनी खाली बैंक अकाउंट में रखने के लिए थोड़ी पैसा लाए, पैसा मंगवाया, वो पैसा कहां करना है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई कंपनी बिजनेस कर रही है बहुत, अगर कोई पैसा अपने अंदर ही रखा, बैंक अकाउंट में रखा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, ऑलरेडी अपने इंटरेस्ट भी अपने जेब से देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो जो पैसा आ रहा है तो सेकंड डिसीजन होगा वो होगा आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक बार पैसा आ जाने के बाद फाइनेंशियल मैनेजर का सेकंड रोल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखते हैं यहां पे क्या लिखा है, once a business firm has gained access to a capital, मतलब एक बार पैसा आ जाने के बाद the financial manager has to take the decision regarding the use of the fund in a systematic manner so that it will bring the maximum return for its owner। मतलब एक बार कंपनी में पैसा आ जाने के बाद फाइनेंशियल मैनेजर का रोल है कि उसको वैसी जगह पे इन्वेस्ट करना है बहुत कि जहां पे उसको मैक्सिमम क्या मिले, रिटर्न मिले। For this the firm has to take into a consideration the cost of capital। अभी cost of capital क्या होता है जो तुम लोगों को मैंने जस्ट समझाया, पहला एग्जांपल लिया था A और B का। हीरेन एंड कंपनी ने A से कम पैसा उठाया, B में इन्वेस्ट कर रहा है। A से 10% में लिया, B में कितने टका पे इन्वेस्ट किया, 20% पे, तो 10% उसको देगा तो कंपनी को कितना पड़ेगा, 10% मिल जाएगा। तो हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करना ध्यान में रखना है एज अ फाइनेंशियल मैनेजर। वंस दे know the cost of capital, firm can deploy or use the fund in a such a way that return are more than the cost of capital। एक बार डिसीजन लेने के बाद कि हाँ भाई मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना है या तो फिर टाटा में इन्वेस्ट करना है जहां पे मुझे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, उधर इन्वेस्ट कर दूंगा। तो कोई भी फाइनेंशियल का दो डिसीजन होते हैं, पहला हो जाएगा फाइनेंसिंग डिसीजन, कहां से पैसा आ गया, एक बार पैसा कंपनी के अंदर आ जाने के बाद सेकंड डिसीजन होगा वो फाइनेंशियल मैनेजर का कि उसको कहां इन्वेस्ट करना है फंड को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग को सब समझ में आ रहा है। इफ यू एंड स्टिल डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक अकाउंट्स की वीडियोस भी देखना शुरू नहीं किया तो प्लीज अकाउंट की वीडियोस भी देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अकाउंट्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया है पार्टनरशिप अकाउंट्स से। आ जाते हैं 1.2 जो होगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये पढ़ के यहाँ पे क्या करेंगे अपन, स्टॉप कर देंगे, आराम से जाना, कोई घाई नहीं है अपने को। 30-40 मिनट्स के वीडियोस बनाने हैं और चिल करके दिवाली से पहले सबसे पहले अपना पोर्शन क्या कर देंगे, अपन खत्म कर देंगे। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस, ज्यादा लोड नहीं लेना है बहुत। देखो इतना हार्ड नहीं है 12 बहुत इजी है, आराम से जितना मैं बोलते जाऊं उतना फॉलो करते जाओगे ना 80-90 तक तो आराम से पहुंच जाओगे। मतलब ऐसा लगेगा बच्चे लोग को, आपके फ्रेंड्स सर्कल में लगेगा कि यार वाह ये तो हंसते खेलते 80-90 स्कोर कर लिया, मतलब ऐसा ही फील होगा। ज्यादा अपने को एग्जाम टाइम पे प्रेशर नहीं लेना है, 8-10 घंटा 12 घंटा नोटंकी नहीं करनी है, चुपचाप 7 से 8 घंटा पढ़ना है, 10-12 घंटे पढ़ने की कोई कोशिश ना करें, 8 घंटा सफिशिएंट है। और हाँ, जितना मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट वर्क पे बिलीव करो, हार्ड वर्क पे बिलीव मत करो। हमेशा मेरा ये लाइन रहा है डे 1 से कि आपको किस पे बिलीव करना है, स्मार्ट वर्क पे बिलीव करना है, हार्ड वर्क पे बिलीव करना नहीं है।
ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये पार्ट में आज के सेशन में लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाद में नेक्स्ट सेशन में और कंटिन्यू करेंगे, जो होगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टार्ट करते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, मतलब कंपनी के अंदर पैसा क्यों जरूरी है। अरे कॉमन सेंस है, पहले तो बिजनेस रन करने के लिए पैसा तो चाहिए ना सर, कैसी बात कर रहे हो। हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ कि भाई कंपनी को रन करने के लिए पहले इंपॉर्टेंस ये हो जाएगा ना, कंपनी के अंदर पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा, समझ में आया। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है कंपनी फाइनेंस में, कंपनी के अंदर पैसे का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इन द फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल एक्टिविटी। Among all these activity, utmost importance is given to a financial activity. The importance of corporate finance may be discussed as follow. ठीक है, देखते हैं वन बाय वन क्या क्या लिखा है। पहला ही है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। आज मुझे कोई भी डिसीजन लेना है, अगर मैं पर्सनल लाइफ की भी बात करूं कि सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरा फ्रेंड सर्कल सब डिसाइड कर रहे हैं कि चलो वीरेन इस बार अपन फॉरेन टूर मारे, तो फॉरेन टूर मारने के लिए मुझे क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, मेरे पास में बैंक अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि? तो धंधा करने के लिए भी पहला भी कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, पहला डिसीजन ये लो कि भाई अगर आपके पास पैसा है कि नहीं है। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो डिसीजन क्या है, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन तब भी आप आसानी से ले सकते हो जब भी कंपनी के अंदर क्या सफिशिएंट अमाउंट का क्या रहेगा, पैसा रहेगा, वरना वो डिसीजन आप ले पाओगे नहीं। तो पहला इंपॉर्टेंस होगा कंपनी का कि भाई कंपनी का अगर पैसा रहेगा तो पहला होगा डिसीजन लेने में आसान होगा, डिसीजन मेकिंग। Most of the important decisions of the business enterprise are determined on the basis of the availability of fund. Of course क्या आज कोई भी फंड कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, बड़ा डिसीजन की बात करो, छोटे मोटे डिसीजन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। बड़ा डिसीजन मतलब सपोज फॉर एग्जांपल दिल्ली में ब्रांच ओपन करना है या तो फिर नया प्रोडक्शन हाउस खोलना है, तो ये बड़े बड़े जो डिसीजन लेने हैं तो पहला डिसीजन तभी ले पाओगे जब भी कंपनी के पास क्या सफिशिएंट अमाउंट का फंड रहेगा तभी। It is difficult to perform any functions of business enterprises independently without a finance. कंपनी पैसा नहीं रहेगा कंपनी के अंदर तो आप डिसीजन इजीली ले पाओगे नहीं। Every decision in a business is needed to be taken keeping in a view of its impact on the profitability. Of course आज कोई भी जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो, भाई कोई भी आज इन्वेस्टर हो, छोटा इन्वेस्टर हो, बड़ा इन्वेस्टर हो, उसका पहला मेन जो थॉट और प्रोसेस होता है कि भाई प्रॉफिट कितना मिलेगा। Of course, ठीक है, there may be a number of alternative but the management is required to select the best one which will enhance the profitability. मतलब आपके 10 ऑप्शंस हैं, आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है। आज कोई भी हो, आज मैं हूं या तो आप भी फ्यूचर में पैसा कमाओगे, इन्वेस्ट करोगे, तो आप कभी ऐसे सोचोगे कि मैं वहां पे इन्वेस्ट करूंगा जहां पे मुझे पैसा क्या मिले, ज्यादा मिले, प्रॉफिट क्या मिले, ज्यादा मिले। Business organization can give green signal to project only when it's financially viable. अभी ये क्या बोल रहा है, viable का मतलब है अगर फाइनेंशियली स्टेबल है तो क्या, फाइनेंशियली स्टेबल है तो देखो मैनेजमेंट तभी ग्रीन सिग्नल देगा जब भी कंपनी के अंदर फंड है, वरना फाइनेंशियल टॉप मैनेजमेंट बोल दे कि फाइनेंशियल मैनेजर को कि भाई अपने पास पैसा नहीं है, जाने दे, ये अपॉर्चुनिटी जाने दे। Thus corporate finance play a significant role in a decision making of the process. क्या, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है, उम्मीद करता हूं तुम लोगों को समझ में आ रहा है। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं जो है क्या है, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स फाइनेंस का मेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई प्रोजेक्ट्स नया लॉन्च करना है या तो फिर कोई, मैं तुमको जस्ट बोला कि कोई प्रोडक्शन हाउस खोलना है, नई फील्ड के अंदर जाना है, नई स्ट्रीम के अंदर जाना है, तो कंपनी के अंदर अगर फंड रहेगा तो ये सब चीजें, नया नया प्रोजेक्ट, नई नई ब्रांच क्या कर सकते हो आप, सोच सकते हो, अदरवाइज सोच सकते नहीं हो। Whenever a business firm wants to start a new venture, मतलब नया धंधा, वेंचर का मतलब होता है बिजनेस, स्टार्टअप बोल सकते हो, it need to raise capital. Business firm can raise a fund by issuing share, या तो शेयर्स के फॉर्म में पैसा देके कम पैसा ले सकते हो, या तो डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, और इवन बाय टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक। तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसको बेस्ट ऑप्शन क्या करना है, अपने आप को चूज करना है बिफोर टेकिंग एनी लोन। नेक्स्ट हो जाएगा हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंडा क्या होता है सर, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वही कंपनी कर पाती है, ध्यान से सुनो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वही कंपनी कर पाती है जिसके पास फंड क्या है, ज्यादा है। छोटी मोटी कंपनी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ही नहीं पाती है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वन ऑफ द एग्जांपल लेता हूं, चलो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या फंड है, आप सब मॉल में गए रहोगे, ऑफ कोर्स गए रहोगे, यस,
मॉल में अपन कभी कभी जाते हैं ना, एंट्री मारते हैं, ऐसे एंट्री मारा, वहां पे आजू बाजू में कभी कभी प्रमोशन वाले रहते हैं, या तो जूस वाला हो गया, या तो कॉफीज हो गए, या तो बिस्किट्स हो गए, वेफर्स हो गए, जो आपने को क्या करता है टेस्ट करवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने को मजा आ जाता है कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट वेफर्स खा के आए, शरबत पी के आए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है भाई, उसके लिए वो कॉस्ट है, अपने लिए फ्री है। सर वो टेस्ट क्यों करवाते हैं? वो टेस्ट इसलिए करवाते हैं अगर सपोज कि न्यू प्रोडक्ट वो लोग लॉन्च करें, बाद में मालूम है अपन जो टेस्ट करने के बाद पहला क्वेश्चन पूछते हैं कैसा लगा, बाद में अपन क्या देते हैं सजेशन देना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें तो अपन एक्सपर्ट है कि सर नहीं ये सर ये तुम्हें ये फ्लेवर तो मजा आता, इसमें ये होता तो और मजा आता। मतलब उनको भले वो खर्चा कर रहे हैं, उसके बदले में उसको आइडियाज मिल रहे हैं कि कस्टमर को चाहिए क्या। समझ में आ रहा है कि नथिंग बट इट्स अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग क्या लगता है एक ही मॉल में वो एक ही आउटलेट रहेगा वो टाइम में? नहीं, एट द सेम टाइम थाउजेंड ऑफ मॉल में वो क्या रहता है आउटलेट लगाया रहता है। वो आउटलेट का खर्चा, दिन का भी खर्चा पकड़ोगे तो करोड़ ऑफ रुपीस में जाता है। तो वो करोड़ ऑफ रुपीस तभी, मतलब देखो ये सब चीजें रिसर्च एंड डेवलपमेंट वही कंपनियां कर पाती है जिसके पास फाइनेंशियल बैकलॉग क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट अंडरटेकन for a growth and expansion of the business. Detailed technical work is essential for the execution of the project. Research and development is a lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. This will require continuous financial support. Many a time company has to upgrade its own product or development new product to attract the customer. Of course बहुत टाइम ऐसा होता है कि अभी मैं पार्ले जी की बात करूं, पार्ले जी वो बिस्किट तो बेच रहा है जो सालों से बेच रहा है, जो आपने भी देखा मैंने भी देखा है, बट उस पार्ले जी उस पे स्टक नहीं हो गया। पार्ले जी ने ओवरऑल प्रोडक्ट में कितना नया नया प्रोडक्ट क्या किया है, लॉन्च किया है। बिस्किट्स के अंदर क्रीम वाले बिस्किट, बाद में बहुत सारे, मैं आप देखने जाओ तो मतलब मैं बात कर रहा हूं बहुत सारे बिस्किट ओवरऑल प्रोडक्ट में क्या कर, फ्लेवर्स की भी बात करूं तो बहुत सारे फ्लेवर्स में लोग ने क्या किया है, ये लोग इन्वेंट किया है। तो उनको मालूम है कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर अपन ने कस्टमर की सुनी नहीं तो कस्टमर अपने को आउट कर देगा मार्केट से। वन ऑफ द एग्जांपल आपके आंख के सामने जो है नोकिया। नोकिया आपने सबने सुना है, मैंने भी सुना है। नोकिया एक टाइम पे किंग था मोबाइल सेक्टर के अंदर, जो आज दिख भी नहीं रहा है कहां पर दूर दूर। क्यों? क्योंकि उसने कस्टमर की सुनी नहीं, मतलब ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर को चाहिए था एंड्रॉइड, कस्टमर को नई नई चीज में चाहिए था एंड्रॉइड, मतलब वो क्या स्टक रहा, वो बोलता है मैं विंडोज फोन ही बनाऊंगा। कस्टमर ने उसको क्या कर दिया, आउट कर दिया मार्केट से आउट। मतलब उस वो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। अगर मार्केट में अगर आप चेंज नहीं ला पा रहे हो तो आप कस्टमर आपको रातों रात क्या कर देगा, मार्केट से आउट कर देगा, आपको मालूम भी नहीं करेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा मैं कॉम्पिटिटर में कंपटीशन में हूं, बट आपको लगे कभी आउट हो जाएगा, आपको खुद को नहीं मालूम। पर उसके लिए कंपटीशन के अंदर टिकने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फंड होना जरूरी है। तभी आप क्या कर सकते हो, नई नई इन्वेंशन कर सकते हो, नई नई चीजें क्या कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के अंदर। फॉर दिस कंपनी हैज टू कंडक्ट द सर्वे, मार्केट एनालिसिस एटसेट्रा व्हिच अगेन रिक्वायर्स फाइनेंशियल सपोर्ट। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस फॉर्म। आज कोई भी बिजनेस हो, कोई भी छोटा बड़ा हो, अगर उसको स्मूथ रन करना है, मतलब कंटिन्यू, स्मूथ का मतलब है कंटिन्यू बेस पर रन करना है, तो उसके पास कंटिन्यू क्या होना चाहिए, फंड होना चाहिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस firm. A smooth flow of corporate finance is needed so that salary of the employee are paid on time, loans are clear on time, raw material is purchased wherever required, sales promotion of the existing product is carried out smoothly and new product can be launched effectively. Fifth point क्या बोलता है बॉस? Fifth point बोलता है bring coordination between various activity. देखो अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कि प्रोडक्शन हाउस ने ऑर्डर ले लिया, प्रोडक्शन हाउस ने चलो परचेस डिपार्टमेंट ने क्या लिया, ऑर्डर ले लिया। उसने परचेस डिपार्टमेंट ने कंसल्ट किया ही नहीं किससे, प्रोडक्शन हाउस से, कि भाई अपने पास स्टॉक में पड़ा है कि नहीं गुड्स, कुछ भी डिटेल्स में बात किया ही नहीं, और उन लोग ने बड़ा सा ऑर्डर ले लिया। और बड़ा ऑर्डर लेने के बाद प्रोडक्शन हाउस को बता रहा है कि हम लोग ने 100 क्वांटिटी का अमाउंट का क्या लिया, हम लोग ने ऑर्डर ले लिया, तो आप क्या करना, क्वांटिटी बनाना शुरू कर दो। बट प्रोडक्शन हाउस से पहले बोला कि पहले पूछो तो सही, क्योंकि आपके पास पहले फंड ही नहीं है, फंड नहीं है तो रॉ मटेरियल नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो फिनिश गुड कहां से बनेगा, बाबाजी का टुल्लू। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोला जाता हूं? मतलब आज सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है,
अगर सपोज कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने कोऑर्डिनेशन किया होता टाइम पे किसको, प्रोडक्शन हाउस को, कि अपने पास अभी फंड नहीं है, गुड्स नहीं बन सकता, प्रोडक्शन हाउस ने टाइमली कोऑर्डिनेट कर दिया रहता किसके साथ, परचेज डिपार्टमेंट के साथ, तो उन लोग भी ऑर्डर नहीं लेते। अगर उन लोग ने ऑर्डर ले लिया और ऑर्डर नहीं दे पाया तो ज्यादा क्रिएट अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरा साइकिल होता है कि प्रोडक्शन हाउस, परचेज, सेल रिटर्न, ये पूरा क्या होता है, साइकिल होता है। उनको प्रॉपर क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है। उसका मेन रोल होता है टॉप मैनेजमेंट से। अगर टॉप मैनेजमेंट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है फाइनेंशियल के साथ, फाइनेंशियल प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है अपने लोअर मैनेजमेंट के साथ, तो इट्स अ क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। Corporate finance play a significant important role in the control and coordination of all the activity in the organization. जो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ ये इधर वही लिखा है। For example, production will suffer if financial department does not provide the adequate finance for the purchase of the raw material and meeting other day to day financial requirement for smooth running. Sorry मैंने ऊपर से लाइन गैप की मार दिया, वापस से रीड करता हूँ। For example, production will suffer if the financial department does not provide adequate finance for the purchase of the raw material and meeting other day-to-day financial requirement for the smooth running of the production unit. Due to this, sale will also suffer and consequently the income of the concern as well as rate of profit will be affected. Thus, efficiency of every department depend on the effective financial management. आज कोई भी डिपार्टमेंट हो, परचेस की बात करो, प्रोडक्शन की बात करो, पूरा डिपेंडेंट होता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पास। अगर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं करता अपने लोअर वाले को, तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। अल्टीमेटली प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा और अगर मैं बात करूं इंटेंजिबल की, तो इस गुडविल पे भी क्या हो सकता है, इंपैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 6 पॉइंट, प्रमोट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। आज मुझे सपोज कि मेरी मुंबई में ब्रांच है, मुझे दिल्ली में ब्रांच खोलना है, चेन्नई में ब्रांच खोलना है, बेंगलोर में ब्रांच खोलना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रमोट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। Corporate finance provide money to purchase a modern machine and technology. Therefore, financial become a mandatory for expansion and diversification of the company. इन लोग ने एग्जांपल दिया मशीनरी का कि अगर सपोज कि मैं आउटडेटेड और ओल्ड मशीनरी और ट्रेडिशनल मशीनरी, क्या बोल रहा नहीं समझ में आया, आउटडेटेड, ओल्ड मशीनरी और ट्रेडिशनल मशीनरी, तीनों का मतलब एक ही होता है, चुना पुराना। अगर मैं चुना पुराना मशीनरी यूज कर रहा हूं तो मैं मार्केट में कंपटीशन नहीं कर सकता। अगर मार्केट में कॉम्पीट करना है तो मुझे मेरा नया टेक्नोलॉजी चाहिए, नया मशीनरी चाहिए, नया प्रोडक्शन होगा, तो ही मार्केट में क्या होगा, कस्टमर अपने गुड्स को बाय करेगा, वरना अपना कस्टमर आउट कर देगा। नेक्स्ट हो जाएगा, और ये सब चीज के लिए क्या चाहिए, पैसा जरूरी है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 7 हो जाएगा मैनेजिंग रिस्क। देखो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस इज अ रिस्क। बिजनेस का सेकंड मतलब निकालने जाओ तो इज अ रिस्क। आज क्या मालूम कभी क्या सिचुएशन आएगा। वन ऑफ द एग्जांपल बात करूं, एक लेटेस्ट अपनी चीज से आगे चला गया जो है कोविड। जो अभी जस्ट 3-4 साल पहले की बात करूं तो एक बड़ा सा ड्रॉबैक चला गया जो है कोविड, जो पर्सनल लाइफ से ज्यादा बिजनेस लाइफ में भी उतना ही इंपैक्ट पड़ा है। तो अगर आपकी कंपनी जो सपोज जिन्होंने 2020 में 21 में स्टार्टअप किया रहेगा, उनकी तो बैंड बच गई रहेगी, ऑलमोस्ट बंद हो गया रहेगा वही सब साल में। बट जिन्होंने जो बहुत सालों से बिजनेस रन कर रहे हैं उसके लिए उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा। मैं ना नहीं बोलो, इंपैक्ट पड़ा, सबको फर्क पड़ रहा है, बट इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा बिकॉज वो लोग लोन, उन लोगों को मालूम है बिजनेस इज अ रिस्क। उन लोग ने सफिशिएंट अमाउंट का क्या करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं बहुत। उन लोगों के पास फाइनेंशियल बैकलॉग रख के रखते हैं कि भाई इन फ्यूचर में इससे कोई सिचुएशन आ गई जहां पे 1-2 साल बिजनेस डाउन चला गया तो भी कंपनी क्या हो, सर्वाइव हो। तो ये सब रिस्क है, अनसर्टन, रिस्क इज अनसर्टन। रिस्क कभी आ जाए, अभी कोविड सबको मालूम होता तो सब पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं। कोविड जैसा एक ऐसा अनसर्टन चीजें आ जाती हैं तो उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल होना जरूरी है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कोई भी रिस्क को उसको मैनेज करने के लिए कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए, फंड होना जरूरी है। कंपनी हैज टू मैनेज द सेवरल रिस्क सच एज अ सडन फॉल इन द सेल। जरूरी नहीं कि सेल ऐसा ही होगा, अभी सडन टाइम ऐसा हो जाता है। यस, loss due to the natural calamities, loss due to the strike, etc. Company need a financial aid to manage such kind of रिस्क। अगर ये सब रिस्क को मेंटेन करना है, मैनेज करना है, तो कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट का क्या होना चाहिए, पैसा होना जरूरी है। नेक्स्ट हो जाएगा रिप्लेस ऑफ ओल्ड एसेट। जैसे कि बात किया मैंने तुम लोग को कि अगर आपको ओल्ड मशीनरी को बेच के नया मशीनरी चाहिए तो नया मशीनरी तभी ले पाओगे जब भी आपके पास क्या है, फंड है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट। Assets such as a plant and machinery become old and outdated over a year.
they have to be replaced by the new asset. Finance is required to purchase a new asset. पैसा तो चाहिए बॉस, अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप नया मशीन बाय कर सकते नहीं हो। 9 पॉइंट बोलता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स अगर सपोज के ओनर को, शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड देना है या तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है तो उसके लिए पैसा होना जरूरी है। फाइनेंस इज नीडेड टू पे द डिविडेंड टू शेयर होल्डर एंड इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर्स और बैंकर्स एट एक्स्ट्रा। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड फीस। अगर गवर्नमेंट की कोई फीस है या तो गवर्नमेंट का टैक्स है, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, उसके लिए भी कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए, फंड होना जरूरी है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा पेमेंट ऑफ टैक्स एंड फीस। कंपनी हैज टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, goods and services like nothing but GST and fees to the register of companies on various occasion. Finance is needed for paying these taxes and fees. तो ये हो जाएगा आपके 10 पॉइंट, मतलब 10 इंपॉर्टेंट ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। वन सेकंड रिपीट कर लेते, क्या क्या पढ़ा अपन ने। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, आप कोई भी डिसीजन लेना है पैसा चाहिए, अगर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो भी पैसा चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी पैसा चाहिए, स्मूथ बिजनेस रन करने के लिए पैसा चाहिए। बाद में हो जाएगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट के लिए भी पैसा जरूरी है, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन होगा नहीं तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी पैसा जरूरी है, रिस्क मैनेज करने के लिए भी पैसा जरूरी है, ओल्ड एसेट को रिप्लेस करना है तो भी पैसा चाहिए, और पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट के लिए भी पैसा चाहिए, पेमेंट ऑफ टैक्स और फीस के लिए भी पैसा चाहिए। बट आपको लेक्चर के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, जस्ट एक सिंपलिसिटी है कि यहाँ पे आपको सब टोटल लेक्चर्स क्या मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ये लेक्चर्स को क्या कर रहा हूँ मैं, वाइंडिंग अप कर रहा हूँ बॉस, और नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट की तरफ क्या करेंगे, लेके जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग को समझ में आया। इफ यू हैव स्टिल डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। और हाँ, अभी बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को फर्स्ट लाइक कर दीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, टिल देन प्लीज अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।